नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अशोक भाई, बहुत सी चीजें हो गई, पार्लियामेंट तो बंद हो गई, लेकिन उसके अलावा एक अजीब सी चीज मुझे लगी। मुझे लगा कि राहुल गांधी अपना गियर ही नहीं चेंज कर रहे हैं। जिस गियर में वो आ गए थे लोकसभा में, वो हम लोग को लगा टॉप गियर, वो उसी गियर में भागे जा रहे हैं। वो कभी जाके राजमिस्त्री से मिल रहे हैं, लोको पायलट से मिल रहे हैं, वो फिर गुजरात पहुंच जा रहे हैं, फिर वो कल यूपी भी आ गए, रायबरेली अकेले अपने सिर्फ लोगों से मिले, बड़े नेताओं से नहीं मिले। लेकिन इस बीच जो उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा काम किया जो बहुत जरूरी था, वो जाके मणिपुर में उन्होंने फिर आंसू पोंछे। और इस बार जब वो मणिपुर गए तो उन्होंने, उनकी अथॉरिटी दूसरी थी। वही गवर्नर जो पिछले एक मुझे याद है कि भाई पहले वहां पे सरकार की तरफ से बहुत दबाव रहता था, अब राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। और उन्होंने एक चीज, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मुझे एक चीज अच्छी लगी। उन्होंने कहा भाई मैं क्वेश्चंस नहीं लूंगा, मैं इन लोगों के साथ खड़ा हूं, आपको जितनी बार जरूरत होगी मैं आपके आके साथ खड़ा हूंगा। और मोदी जी से उन्होंने अपील की कि मोदी जी जरा यहाँ एक बार आ जाइए, देख लीजिए, इसको सुलझाइए। और दूसरी तरफ मोदी जी भागे भागे चले गए हैं रूस। क्यों गए हैं किसी की समझ नहीं आ रहा है। ज़ेलेंस्की कल, उसने इतना सख्त स्टेटमेंट दिया है, मोदी जी वहां जाके क्या हासिल किए हैं नहीं मालूम। एक किसी का कहना यह था कि एक फोटो आई है जिसमें मोदी जी और पुतिन एक साथ घूम रहे हैं। अब जैसा बताया गया है कि पुतिन को रशियन छोड़ के और कुछ आता नहीं है, अंग्रेजी नहीं आती है उसको, और मोदी जी को शायद गुजराती हिंदी के अलावा समझ लेते हैं, अंग्रेजी बोल लेते हैं, लेकिन इसके अलावा उनको शायद रशियन नहीं आती। तो लोगों का ये भी मानना है कि क्या बात कर रहे थे इन लोग, मतलब मौन कौन सा, एक दूसरे से बात, वाइब्स चेंज कर रहे थे। लेकिन शुरुआत जरा मणिपुर से, राहुल गांधी की मणिपुर विजिट, इसको लोग कह रहे हैं ये पॉलिटिकल है, और इससे ये पॉलिटिकल है कि ये हर नेता जो रिस्पॉन्सिबल है उसको मणिपुर जाके इस समय उनके आंसू पोंछने चाहिए। अशोक भाई, राहुल गांधी जी की ये विजिट में पॉलिटिकल तब मानता कि लीडर ऑफ अपोजिशन जीतने के बाद वो चले जाते, तो मैं उसको एक फॉर्मेलिटी मानता कि चलो अब विपक्ष के नेता बने हैं सदन में, तो भाई सभी जगह जा रहे हैं। मैं इस विजिट से भी राहुल गांधी की सबसे बड़ी विजिट मानता हूं, जब कोई नेता जा नहीं रहा था और मणिपुर वायलेंस पीक पे था। पहले 3 महीने हो चुके थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस और मिलिट्री फोर्सेस जाने में डर रहे थे। आर्मी बेस कैंप से गाड़ी निकली मरीजों को लेकर हॉस्पिटल में, मरीज तक हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाए। ऐसे वातावरण में एक इंसान जिसने अपने दादी को आतंकवाद में खोया हो, पिता को आतंकवाद में खोया हो, लीडर होके यदि उन लोगों के बीच में जाता है, तो वो था राहुल गांधी का ओरिजिनल विजिट। उसके बाद दूसरी बार गए, अब तीसरी बार गए, और मेरा दावा है राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होते तो भी जाते, क्योंकि राहुल गांधी को भले ही आप पप्पू कहे, भले ही नकारे, भले ही आप उसको कहे कि ये नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, भले ही कहे कि ये भाग जाता है, राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो भाग जाता है। राहुल गांधी नानी को मिलने जाता है तो ये विदेश में पार्टी को छोड़ के जाता है। राहुल गांधी पदयात्रा करता है तो राहुल गांधी नौटंकी करता है। राहुल गांधी देश में रहकर राजनीति करते हैं तो राहुल गांधी नौटंकी करते हैं। ये तो ढोल बजा रहे दोनों तरफ से। राहुल गांधी घर बैठते तो नकारा आदमी, लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद घर बैठ गया। राहुल गांधी विदेश चले गए तो बोले भाग गया। राहुल गांधी ने मीडिया से बात नहीं करी तो नॉन सीरियस पत्रकार, नॉन सीरियस जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन है। राहुल गांधी ने जरूरत से ज्यादा एक्टिवनेस दिखाई तो नौटंकी करता है। तो राहुल गांधी कुछ ना करे तो भी कुछ करे तो राहुल गांधी जी को वो पंचतंत्र की कहानी बहुत अच्छी तरह से याद है कि बाप और बेटे दोनों बाजार गए गधे को लेकर, कि वहां से बाजार से सौदा खरीद के बहुत सारा सामान आना है तो गधे को लेके आना है। तो ये गांव लगा तो गांव के लोग हंसने लगे, बोले 3 गधे जा रहे हैं। तो उस पिताजी ने कहा कि भाई हम दोनों तुमको गधे दिखते? बोले हाँ, गधा खाली है, उस पर कोई बैठ जाता, लेकिन तीनों चल रहे हो। तो पिताजी ने बेटे को बिठाया, बेटा तुम बैठो गधे पे। अगला गांव आया, फिर बोले देखो 3 गधे जा रहे हैं। तो ने बोला अब क्या हुआ? बोला एक गधा, दूसरा गधा चल रहा है और तीसरा गधा गधे पे बैठा है, पिताजी को चला रहा है और खुद गधे पे बैठा है। उन्हें कहा नहीं पिताजी आप बैठो।
अगला गांव आएगा, फिर लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा कि अरे बेटा पैर पर चल रहा और पिता बाप गधे पे बैठा है, ये तीनों गधे हैं। फिर ये दोनों गधे पे बैठे। एक और गांव आया, उसने कहा कि यार क्या है ये मूका जानवर है, जानवर बोल नहीं सकता। ये दोन दोन मुचमंडे उस गधे पे बैठ गए, जरा भी चिंता नहीं उनको गधे की। ये तीन गधे हैं। इन्होंने आखिर में दया आने के गधे को कंधे पे उठाया और जाने लगे। अगला गांव जोर जोर से हंसने लगा, बोला ये तीन गधे आ गए, देखो एक गधे को दो गधे कंधे पे उठा के ले चले। तो राहुल गांधी के साथ ऐसा कुछ है। तो राहुल गांधी को पता है कि जैसे गांव के लोग गोदी हो गए थे, उन्हें इन तीन लोगों को गधाई कहना था तो वो कहते गए। वैसे राहुल गांधी कुछ भी करे, लेकिन क्या मणिपुर अटेंशन नहीं चाहता। एक साल तक इस देश का एक राज्य जल रहा है और नीरव बंसी बजा रहा है। क्या ये अमानवीय दृष्टिकोण नहीं है सरकार का? सर्वोच्च न्यायालय ने कॉग्निजेंस लिया। विपक्ष ने तो अविश्वास का प्रस्ताव जानते हुए कि सरकार नहीं गिरा सकती, फिर भी प्रस्ताव इसलिए लाया कम से कम प्रस्ताव के बहाने चर्चा हो। लेकिन इस सरकार ने नई परंपरा शुरू की, जिस नाम से प्रस्ताव आता है, जिस कारण से प्रस्ताव आता है, उसको छोड़ के बाकी तमाम बातों पे ये बात करेगी। एक नई परंपरा इस पार्लियामेंट में चालू हो गई 2019 और 24 के बीच में। उसमें सरसंघ चालक ने खुद कहा, मोहन भागवत जी ने, कि मणिपुर को प्रायोरिटी देने की जरूरत है। लेकिन जिस संघ की इनको जरूरत ही नहीं, वहां मोहन भागवत जी की औकात क्या है इनके नजरों में, जो ये मणिपुर का एड्रेस करे। जब विपक्ष ने मणिपुर का इस बार 2024 के चुनाव के नतीजों के बाद, जब विपक्ष पूरी ताकत के साथ सदन में अपनी मौजूदगी दर्ज कर रहा है, और जब विपक्ष ने मणिपुर पे बोला तो गृह मंत्री ने एक मीटिंग बुलाई, लेकिन हिंसा बरकरार है। इनकी जाने की हिम्मत नहीं होती। इनसे बड़े डरपोक मैंने नहीं देखे। और वो जिसने खोया है, इन्होंने तो कुछ नहीं खोया। अमित शाह के यहाँ कोई शहादत हुई मैं नहीं जानता, ना नरेंद्र मोदी के जीवन में उनके कोई आसपास रिलेटिव में शहादत हुई नहीं होगा। हाँ, मोदी जी की वजह से, अमित शाह जी की वजह से कई लोग शहीद हो गए होंगे, बात अलग है। लेकिन मणिपुर में जो बोलते ये नौटंकी है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। मणिपुर में महिलाओं के साथ सामूहिक व्यभिचार होता है, उसके वीडियोज मार्केट में आते हैं। वो देखने के बाद भी कोई मणिपुर की प्रताड़ित लोगों के बारे में सहानुभूति जिनके दिल में नहीं है। क्या उनके घर में महिलाएं नहीं है? बेटियां, मां, बहनें, भाभियां नहीं है? उनके घर में ऐसा हादसा हो गया तो क्या कहेंगे वो? मात्र एक मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, इसलिए हमारे देश से कोई लेना देना नहीं। वैसा देखा जाए तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए 24 घंटे ये जो हमारे पास नहीं है, उसके लिए भी अपने अधिकार जताते रहते और घोषणा देते रहते कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी ले लेंगे। बिल्कुल वो भारत का हिस्सा है और हमें लेना चाहिए, लेकिन जो पहले भारत में उसको तो संभालिए। जी जी जी। और अशोक भाई, मैं जी, राहुल गांधी सिर्फ मणिपुर नहीं गए, राहुल गांधी आसाम के बाढ़ को भी देखने गए, राहुल गांधी हाथरस भी गए, राहुल गांधी गुजरात भी गए जहां कांग्रेस के लोगों पे हमला हुआ। राहुल गांधी उस मोरवी के पुल पे गिरकर मृत्यु हुए उन परिवार के पास भी गए। राहुल गांधी जिस फन सिटी में आग लगने से कई बच्चे खाक हो गए, वहां पे भी चले गए। राहुल गांधी ने कोई जगह नहीं छोड़ी। जो एक नेता का कर्तव्य है, लीडर ऑफ अपोजिशन वो शैडो कैबिनेट का प्राइम मिनिस्टर होता है, वो तो अपना दायित्व निभा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री क्या दायित्व निभा रहे हैं? जब शहर में होते हैं तो मंदिरों की प्रार्थना करते हैं, मंदिरों के चक्कर काटते हैं। अभी नवरात्र आ जाएगी, नवरात्र में लग जाएंगे, फिर उसी के महिमा मंडित बाकी समय जंगल में जाते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज करवाते हैं, अपने बूथ बनवाते हैं। उन्हें मणिपुर के लिए क्या जरूरत, उनका हाथरस के लिए क्या लेना देना? हाँ, यही हाथरस यदि विपक्ष की किसी रूल
ये कर्नाटक में होता, हाथरस जैसा कांड तेलंगाना में होता, हिमाचल में होता, बंगाल में होता, तमिलनाडु में होता, ये टूट पड़ते। फिर ये सभी जाते, जैसा हमने देखा बंगाल में एक कपोकल्पित काम कांड करवाया इन्होंने, लोगों को पैसे दे दे के स्टेटमेंट दिलवाया और फिर महिलाओं पे अत्याचार, तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम नेता क्या कर रहे हैं और पूरे देश को आंदोलित, और प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, वहां की एक महिला को टिकट देते हैं, हाथरस भी जाते क्योंकि हाथरस में मरने वाले दलित है, इसलिए इनको कोई लेना देना नहीं। जी जी। रशिया गए, ठीक है, रशिया का प्रोटोकॉल के तहत गए होंगे, क्योंकि विदेशी दौरे जो होते 6-6 महीने पहले होते, सब ठीक है, गए रशिया, जरूरत है अपने देश को लिए, सब कुछ अपनी जगह पे है। लेकिन रशिया में जाने के बाद क्या किया, ये जो तमाम अंधे भक्त है वो औंधे मुंह गिर गए। प्रधानमंत्री इंडिया में से फोन करके रशिया का युद्ध रुकवाते थे, वो पुतिन को फोन करते थे कि जरा थोड़ा सा देर रुक जाओ, मैं कह रहा हूं, इसलिए मेरी बात मानो, अब बम नहीं फेंकना, यूक्रेन पे अभी कोई मिसाइल नहीं जाएगी, मैं कह रहा हूं ना मोदी जी, चलो चुप रहो। ऐसे मोदी जी क्रेमलिन में बैठे हुए हैं, पुतिन के साथ वार्तालाप कर रहे हो, और 600 किलोमीटर दूर वहां से शहर के शहर मिसाइल टारगेट से बर्बाद हो रहे हैं, जब मोदी जी मॉस्को में बैठे हैं। बच्चों के अस्पताल पे बम गिरते हैं, मिसाइल गिरते हैं, बच्चे मर जाते हैं, शहर के शहर तबाह होते हैं। कहां गया विश्वगुरु? इसका मतलब रशिया ने औकात दिखा दी, आप हमारे लिए ग्राहक हो, अच्छा खासा माल लाते हो, जैसे अपने यानी क्या कोई बड़ी बड़ी कंपनियां जब अपने डीलर को और सब डीलर को विदेश यात्रा करवाते हैं, डीलर्स मीट में, वैसे उनने देखा होगा कि भारत बड़ा बड़ा ग्राहक है अपने लिए, वर्तमान में तेल का ग्राहक है, बाकी चीजों का ग्राहक है। भारत को अभी गेहूं भी चाहिए, हो सकता है रशिया गेहूं भी दे अपने को, तो उसको जी बुलाओ, जी सम्मानित करो, स्वागत करो, लेकिन अपना काम बरकरार रखो। जी। फिर इतनी आपकी मैं औकात होनी चाहिए थी विश्व गुरु है तो, कि आप वहां बैठे हैं तो रशिया ये कह रहा है कि नहीं, जब तक मोदी जी होंगे तब तक कोई फायरिंग नहीं होगा भाई, जी लेकिन उन्होंने बता मैं दिया। जी ये जी जो जी स्वयंभू शांति दूत बनने का प्रयास करते हैं लोग, उनको बता दिया आईना, और आप औंधे मुंह गिर के वापस आ गए। इसलिए तमाम जी अंधभक्तों को ये गुजारिश है कि कई बार जरूरत से ज्यादा लार्जर देन लाइफ इमेज मत बनाइए, उसी इमेज के बोझ के तले फिर दब जाता है इंसान। मोदी जी के लिए भी आपने बहुत अकवर्ड पोजीशन कर दी, पता नहीं किस 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 कुपड़ ने, किस मूर्ख ने इनको बताया कि मोदी जी ने युद्ध रुकवाया था फोन करके, और यही चालू हो गए। जी। और अब समझ में नहीं आया उनको क्या कहें। मैं अशोक भाई एक चीज और जरा इसलिए, क्योंकि 2-3 टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट रहे, 22 तारीख से बजट सत्र शुरू हो रहा है, जो सबसे बड़ा बजट सत्र पे सबकी निगाहें हैं, और उससे एनडीए सरकार का भविष्य तय होगा, क्योंकि नायडू जी ने आके एक लिफाफे में बंद करके इनको एक लिस्ट पकड़ा दी है, 10-15 मिनट मिले और लिस्ट दे दी। नीतीश जी ने अपना एक पैकेज दे दिया है, जिसको मोदी जी ने 2015 में 1.25 करोड़, तो उसी समय उन्होंने कहा था कितना दूं कितना दूं, तो 1.25 करोड़ दे के आए थे। अब अगर 2015 और 2024 देख लीजिए तो महंगाई के हिसाब से दुगना हो ही जाना चाहिए, 2.5 करोड़ देना चाहिए। मैं ये इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि आप एक एक इंप्रेशन ये जा रहा है कि नायडू जी और नीतीश को मोदी जी ऑलरेडी मैनेज कर लिए हैं, उनको पैकेज मिले या ना मिले, मोदी जी की सरकार पे कोई सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये पैकेज कितना इंपॉर्टेंट है इन दोनों नेताओं के लिए, जरा मैं ये एक बार अशोक भाई आपके एनालिसिस क्या है इस पे? देखिए आनंद जी, मैंने आपके पहले भी शो में कहा था कि उसके लिए ये जो है वो एटीएम है, चंद्रबाबू नायडू के लिए दिल्ली की सरकार एटीएम है ना, और उस एटीएम के चलते अब इस सरकार को एटीएम में नोट रखने होंगे, ताकि जब भी वो कार्ड स्वैप करे तो नोट मिले।
जिस दिन ये एटीएम नोट उगलना बंद कर देगा, वो एटीएम बदल देगा। जी। चंद्रबाबू नायडू ने उसी तर्ज पे कहा सरकार को, जैसा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आप मुझे खून दीजिए, मैं आपको आजादी दूंगा। उनने कहा कि आप मुझे पैसा दीजिए, मैं आपको सत्ता दूंगा। ये लोग ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी से डर गए। वो लोग कह रहे थे कि डिप्लोमेसी है, मास्टर स्ट्रोक, स्पीकर भी नहीं लिया, मंत्री भी नहीं लिया। अरे भाई, जब किसी ने कुछ नहीं लिया तो जब लेने आएगा तो लेने के देने करवाएगा। मेरी कुछ वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से बात हुई। उन्होंने कहा कि पिछले कई भाषणों में निर्मला सीतारमण जी लगातार ये कहती आ रही है कि मार्च 2025 तक हम हमारा वित्तीय घाटा जीडीपी के 5.1% तक लाने का प्रयास करेंगे, भरकस प्रयास करेंगे। और उस हिसाब से, क्योंकि 2025 अब बिल्कुल सर पे आ गया है, तो हमने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पे काम करना शुरू किया था ताकि खर्चे कम करें। तो वित्तीय घाटा अभी से कम करो और कुछ कर्जे निपटाएं ताकि 2025 तक कुछ कर्जों का बोझ कम हो जाए। तो अपने जो एक्सपेंडिचर के हेड है, जो खर्चे के मद है, उसमें थोड़ी कमी आ जाए। ये जब हम एक्सरसाइज कर ही रहे थे, इसी बीच में जब चंद्रा बाबू की डिमांड आ गई तो हमारे हाथ पैर फूल गए। चंद्रा बाबू ने कई डिमांड बजट में इनकारपोरेट करने के लिए बोले गए, या बजट में इनकारपोरेट करके हमको दीजिए। चंद्रा बाबू की डिमांड, यदि मैं गलत नहीं तो पूरे 5 साल के लिए जो स्प्रेड होती है 2024 से 2029 तक, वो 1 ट्रिलियन की, ठीक है। 1, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख तो ये अभी इसी बजट में ले जाएगा। क्योंकि मैं चंद्रा बाबू के यहाँ गलत नहीं मानता, मैं चंद्रा बाबू को सैल्यूट करता हूं और मैं तमाम तेलुगु मतदाताओं को सैल्यूट करता हूं। उन्होंने अपने लिए ऐसा नेता चुना जिसको अपने राज्य के भविष्य को लेकर इतनी चिंता है। वो कोई चिंता नहीं करता केंद्र पे कितना बोझ पड़ेगा, क्या बढ़ेगा। हार्ड बार्गेनर है और वो खुद के लिए पैसा नहीं मांग रहा है, वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड नहीं मांग रहा है। वो तमाम योजनाएं जो उसके सपना हुआ करता था, और मैं कई बार बोलता हूं कि चंद्रबाबू नायडू को मैं राजनीति का मनमोहन देसाई मानता हूं। मनमोहन देसाई की फिल्मों में कोई सर पैर नहीं होता था, लेकिन बहुत ग्रैंड होता था। वैसे मनमोहन देसाई की, वैसे चंद्रबाबू की डिमांड बिना सर पैर की लगेगी हमको, लेकिन आंध्र में उसका एक विजन है। मेरी राजधानी ऐसी बनेगी कि किस बड़े बड़े अमेरिका और जापान, जर्मनी जैसे देशों की भी राजधानी ऐसी नहीं होगी। ये उनका विजन है। ऐसा ही विजन उन्होंने हैदराबाद के लिए देखा था कि हैदराबाद को मैं साइबर सिटी बना के रहूंगा। और जो बैंगलोर साइबर सिटी ऑफ इंडिया का जो तगमा था, उन्हें उनके नाक के नीचे से खींच के आज हैदराबाद को हैदराबाद बना दिया। उसकी नींव चंद्रबाबू ने डाली। ये दुर्भाग्य है कि चंद्रबाबू के पास हैदराबाद नहीं रहा, तो दूसरा हैदराबाद पैदा करेगा। वाटर, पानी का समस्या, क्योंकि तेलंगाना में जो वाटर पंप करके फिर वापस दे दिया है, उसी रिवर्स मैनेजमेंट में वो काम करना चाहते हैं। उसके लिए लाखों करोड़ चाहिए, और पैसा ढेले भर का नहीं है एक चक्कर में। उन्होंने यहां तक कह दिया कि हम लोन भी लेंगे, लेकिन हमारी लोन की परमिशन भी बढ़ा दीजिए आप। मतलब मैं आपसे भी लूंगा, लोन भी लूंगा, मेरा बहुत बड़ा पैकेज है। और चंद्रबाबू ऐसे ही थे, अटल जी के समय भी ऐसे ही लेके गए थे। और जब अटल जी दे नहीं पाए तो अटल जी ने साष्टांग दंडवत के, मैं बेहोश हो गया गुरु जी, आपका साथ भी नहीं चाहिए, और फिर एनडीए छोड़ के चले गए थे। लेकिन तब ऐसा नहीं था कि ये जाए तो गड़बड़ होगी, लेकिन यहां तो बिल्कुल ऑक्सीजन पे है। अच्छा, उन्होंने भी कहा कि विशेष दर्जा नहीं दो तो चलेगा, लेकिन विशेष पैकेज जरूर दो। अभी के बड़ा एम्बिगियस मामला है सर, विशेष दर्जा नहीं चाहिए, विशेष पैकेज चाहिए। वो पैकेज के नाम पे क्या आएगा? अभी दोनों राज्यों को दिया तो बाकी राज्य क्या करेंगे? महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में चुनाव है विधानसभा के।
वो बोलेंगे हमारी मांगों का क्या। या महाराष्ट्र में बीजेपी, हरियाणा में बीजेपी जूते खा रही है। लोग बोल रहे केंद्र के सामने पूछ हिलाते हुए जाते हो, केंद्र से दादागिरी से मांगते क्यों नहीं हो। चंद्रबाबू लेके जा रहा है, ये लेके जा रहा है, वो लेके जा रहा है, तुम्हें कहां मिल रहा है। हमारे यहां आने वाले उद्योग भी महाराष्ट्र से लेके चले गए गुजराती। तो प्रेशर भयानक है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में तो आप निपट गए, लेकिन समय जाने को टाइम नहीं लगता। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी होंगे, उसके लिए उत्तर प्रदेश में भी आपको देना होगा। तो मांगने वाले 10, देने वाले हाथ 2, और तिजोरी में यहां पे भी ढंढर गोपाला 54 लाख करोड़, 54 लाख करोड़ से कर्जा 205 लाख करोड़ हो गया। तो कुल मिलाकर देश की स्थिति बहुत, मतलब इनके लिए चंद्रबाबू की हर विजिट उस साहूकार की विजिट है जो अपना ब्याज वसूलने आता है। अब पूरा परिवार थर्रा जाता है। इस बार ब्याज के नाम पे बांका मंगलसूत्र ले जाता है, चूड़ियां ले जाता है, कि घर के बैल और गाय छोड़ के ले जाता है, क्योंकि बनिया आएगा तो लेके तो जाएगा, छोड़ेगा तो है नहीं। मैं अशोक भाई, एक और इम्पोर्टेंट इशू है, वो कई बार दब जाता है, मेजर माइनर इशू, लेकिन उसकी चर्चा इसलिए कर लें कि उसको भी कहीं ना कहीं दस्तावेज की तरह सहेज लें। राहुल गांधी एक दिन निकल के जाते हैं लोको पायलट से मिलने, लोको पायलट से मिलते हैं, और उसमें 2 डिमांड, जो मेरी समझ है, उसमें बहुत सी चीजें होती है, लेकिन मेरे हिसाब से 2 डिमांड है, डिमांड नहीं है, 2 इश्यूज हैं। एक इशू यह है कि लोको पायलट जो टोटल हैं, जो सैंक्शन है, उस पर 21% की आज कमी है। मतलब आप 79% की उससे मैन पावर से 100% चला रहे हो। इसकी वजह से सिक्योरिटी की दिक्कत है, रेलवे की एफिशिएंसी की दिक्कत है, सारी चीजें अफेक्टेड हो रही है। दूसरा, जो जो लोको इंजन होता है, उस इंजन में कोई टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। और ये दोनों चीजों पे मैं इसलिए बोल दूं कि मेरे साथी हैं, जनरल मैनेजर रहा है, उसने वंदे भारत एक्सप्रेस किया है, सुधांशु मणि नाम है, और मेरे बहुत से सहपाठी रेलवे में रहे हैं। सबका पहली चीज का बात यह है कि लोको पायलट पर उनका कहना यह है कि यार ये लोको पायलट इतना इंपॉर्टेंट है कि चेयरमैन रेलवे बोर्ड छुट्टी ले ले, 7-8 दिन छुट्टी ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है रेलवे में। लोको पायलट अगर छुट्टी ले रहा है तो रेलवे बंद हो रही है। लोको पायलट के वो पूरी करनी है इन्होंने। उसने कहा लोको पायलट, पॉइंट्समैन, स्टेशन मास्टर, गार्ड, और ये जो फाटक वाले होते हैं, गेटमैन, कह लें इनकी छुट्टी को आप नहीं आगे बढ़ा सकते हो, ये तो उस जगह मौजूद रहना ही रहना है, नंबर 1। नंबर 2, एक और चीज हमें पता लगी कि जो लोको इंजन है, जब विदेश से ऑर्डर आता है इस इंजन का, और वो कहते हैं कि हमें टॉयलेट लगा के दो, तो इन्हीं इंजन में जो हिंदुस्तान में चल रहा है, इसमें टॉयलेट लगा के दिया जाता है। तो प्रोविजन भी हो सकता है, जगह भी है, सब कुछ है, टेक्नोलॉजी भी है। अब इस बात को लेके बहुत से लोगों का कहना यह है कि जो बीजेपी के खास करके लोगों का, कि साहब वो लोग तो लोको पायलट वो दूसरे डिवीजन के थे, यहाँ के नहीं थे, उसमें सब नहीं थे। मेरा ये मानना है अशोक भाई कि वो थोड़ी देर मान लीजिए वो ठेले वाले थे, वो रिक्शे वाले थे, वो तांगे वाले थे, लेकिन जो इशू उठा रहे हैं कि 21% की क्या कमी है, क्या वह टॉयलेट फैसिलिटीज है, मैं इन 2 पे जरा आपका समझना चाहूंगा, क्योंकि ये वो कंफ्यूज करने की बात है, वो थे नहीं। मैं भी कुछ लोको पायलट को जानता हूं। अक्सर होता क्या है कि आप थोड़ा सा लोग जानने लगे हैं आपको, आप यूट्यूब पे आते हैं, तो कई बार मैंने ये देखा कि टीटी घूमते हुए आता है और वो बोलता है कि अरे मुझे उस टीटी ने बोला कि अशोक जी बैठे हैं तो मैं मिलने आया, ये है वो है। तो कई बार गार्ड उठ के आता है। तो एक बार एक लोको पायलट भी मिलने आया। वो 2 लोग होते हैं, उसमें से एक स्टेशन पे उतरा तो बोला जल्दीबाजी में, मैं सर आपको धन्यवाद, बहुत अच्छा बोलते हैं, ये बात होती है। लेकिन वाकई वो खिड़की के भरोसे रहते हैं, पंखे नहीं है अंदर, और जो है वो चलते नहीं है। इंजन की हीट, नरकीय जिंदगी है उनकी। कोई फैसिलिटी नहीं है। हमारे यहां नितिन गडकरी ये कहते हैं कि ट्रकों के ड्राइवर के केबिन एसी होने चाहिए, कंपलसरी करो उसको। लेकिन
एक लोको ड्राइवर की एक ऑटो रिक्शा वाले जैसी स्थिति है। वो पुराना वाला ऑटो रिक्शा जिसका इंजन सीट के नीचे होता है, बेचारा इंजन गरम, कोई पंखे की सुविधा नहीं, एसी की सुविधा नहीं, गर्म पानी बरसात ठंड में हो चलता है, वैसा लोको पायलट का हाल है। वो लोको पायलट का एक मैंने उसने ये कहा कि साहब आप भीख मांगो लेकिन लोको पायलट की नौकरी मत करो। और ऐसे जो खबरें भी छपती है, सोशल मीडिया पे भी आता है, हम लोगों से बात करते हैं, यदि वो लोको पायलट से मिलने गए, वो दिल्ली के नहीं थे, मथुरा के थे, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? यूपी का किसान किसान है, हरियाणा का किसान किसान नहीं। किसान किसान है, उसकी समस्याएं अपनी है। लोको पायलट के पास गए तो रील बनाने के लिए गए क्या? ये जब बीजेपी वाले खासकर अश्विनी वैष्णव जब ये आरोप लगाते हैं तो अरे भाई साहब, ये तो कम से कम किसी के वेदनाओं को शब्द देने गया था। आपके प्रधानमंत्री तो मां को मिलने भी जाते तो कैमरा लेके जाते, और गुफा में जाते तो भी कैमरा भी लेके जाते, और अंडर वाटर भी जाते तो कैमरे लेके जाते। इनसे बड़े तो रीलबाज कोई है ही नहीं देश में। खुद फोटो खींचते भी उसके लिए भी कैमरा मैन लेके जाते। ये बात अलग है कि फोटो के ऊपर लेंस कवर रखते ही फोटो खींचते। मोदी जी है, विष्णु का अवतार है, लेंस कवर के थ्रू भी दिखता है उनको। तो कुल मिलाकर किसी भी, मैंने क्या कहा, ये बौखला गए बेसिकली। राहुल गांधी ने कल कुछ भी नहीं किया, घर पे बैठ के राहुल गांधी ने इंडियन क्रिकेट मैच भी देखा या कोई फुटबॉल लीग का मैच भी देखा, तो भी ये बोलेंगे देखो मैच देख रहा है। आसाम में बाढ़ है, ये आदमी मैच देख रहा है। मणिपुर जल रहा है, ये आदमी मैच देख रहा है। ये आदमी मणिपुर जाता है तो बोले बताओ ये मणिपुर गया, नौटंकी कर रहा है। तो गांव वालों की बात मत करो, गधा बाप बेटा आराम से चले, अपने हिसाब से चले। और राहुल गांधी ने कभी, देखिए राहुल गांधी गोदी मीडिया की कभी तमा नहीं करते। वो तो पत्रकारों को मुंह पे बोलते हैं कि आप गोदी मीडिया है, आप छोड़ दीजिए ना, क्यों बात कर रहे हैं। हाँ, अशोक, बचा कांग्रेस का मीडिया, सोशल मीडिया में अभी कुछ तब्दील आई है कि थोड़ा बहुत कम से कम कम्युनिकेशन होने लगा है। शायद वो बातचीत होने के बाद की बात है कि कम से कम इंफॉर्मेशन आती है। जी अशोक भाई, मैं एक चीज और मतलब दर्शकों को बता दूं, ये अश्विनी वैष्णव वही अश्विनी वैष्णव हैं जब अभी वेस्ट बंगाल में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, लोग मर गए थे, और ये भाई साहब अपनी रील बनवा रहे थे स्कूटर पे पीछे बैठ के, जहां पे और गाड़ियां गई थी चार पहिया, बस ये अपनी रील बनवाने के लिए स्कूटर पे बैठे, दूसरा आदमी कैमरा लेके इनकी रील बना रहा था। ये वो अश्विनी वैष्णव है। खैर, मैं एक आखिरी इसलिए सवाल पे आ जा रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है, और उससे शायद बहुत सी चीजें, जैसे होता है ना कि कई लोगों का कहना है कि अगर आपका पैर ठीक से देख लिया जाए तो बहुत सी चीजें समझ में आ जाती हैं कि आपका पैर कितना सख्त है, कितना वो है, मजदूर क्या करता है, क्या नहीं करते हैं, कोमल है, क्या है। मुकेश अंबानी का सोनिया गांधी के यहाँ आना, निमंत्रण पत्र देने के लिए, हम लोग पिछली बार हालांकि इस पे बात कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर इसको एक बार पूछ रहा हूं। कल परसों में वो शादी है, हालांकि जिस तरह से मुकेश अंबानी नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वो बड़ा भोंडापन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुकेश अंबानी इतने भोंडे होंगे, और इतने मतलब वो तो जिस तरह से वल्गर डिस्प्ले ऑफ वेल्थ कर रहे हैं, मुकेश अंबानी भी का मानसिकता मुझे समझ में आ गई है, ये सब वही थैली के चट्टे बट्टे। लेकिन ये क्या कहीं ना कहीं एक जो जो मीडिया का रुख बदला है, जो चीजें हो रही हैं, इनको भी वक्त समझ में आ रहा है। बेटी की शादी नहीं, और इन सब शादियों में जी क्यों होगा? अंबानी कभी कांग्रेस परिवार से दूर नहीं गए। अंबानी हमेशा कांग्रेस परिवार के साथ रहे। वो जानते हैं कांग्रेस ने ही अंबानी को बनाया। ये हमारे प्रणव दादा ही थे, कॉमर्स जी मिनिस्टर थे, ओजीएल इन और ओजीएल आउट, जी इसमें धीरू भाई अंबानी बने। और एक बार पैसा आने के बाद तो धीरू भाई ने यकीनन उसको ठीक से इन्वेस्ट किया, शेयर मार्केट में एक नया लोगों का विश्वास पैदा किया, और एक साम्राज्य खड़ा हो गया। अब पैसा है तो उसका भूडा प्रदर्शन तो होगा, ठीक है। और सोशल मीडिया है तो ये मीडिया में सब चीजें बाहर आ जाती है। पहले पता नहीं होता था, आज सबको पता पड़ गया। लेकिन उनका सोनिया गांधी के यहाँ आना और सोनिया गांधी ने उनको आने देना, ये दो अलग अलग बातें हैं। क्योंकि वो ट्रेडिशनल कांग्रेस फंडर रहे,
और कांग्रेस को फंड अभी भी देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और उनका बीजेपी के साथ एक अलग रिश्ता है। वो रिश्ता भी बीजेपी को समझती है क्या है क्या नहीं। वो लव हेट का रिश्ता था। याद कीजिए, मुकेश अंबानी को लेकर एक बड़ा डेलीगेशन विदेश जा रहा था और रातों रात प्रधानमंत्री जी ने मुकेश अंबानी को ड्रॉप कर दिया डेलीगेशन से। और उसके बाद इकोनॉमिक्स टाइम में लीड छपी और मुकेश अंबानी देखते रह गए। उनको लगा कि मैं बता दूं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स में सुबह का लीड ने नंगा कर दिया सब चीजों को कि ये क्यों इनको भेजा गया और कैसा ड्रॉप हुए ये। तो ऐसा नहीं, ये एक दूसरे की मजबूरी है। बीजेपी मतलब मोदी जी की मजबूरी हो सकते हैं मुकेश अंबानी, और मुकेश अंबानी की मजबूरी हो सकते हैं मोदी। लेकिन मुकेश अंबानी के यदि वैयक्तिक संबंध देखें तो उनके उद्धव ठाकरे के साथ बहुत बेहतरीन संबंध है। यदि प्रियंका चतुर्वेदी आज सांसद है शिवसेना से, तो वो रिलायंस कोटे में आप मान लीजिए, क्योंकि उनके ससुर जो है उनके चरण छूते हैं मुकेश अंबानी, चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे उनके परिवार के। तो ये जो संबंध है उनको क्याश करने के लिए आए। अब देखना ये है कि उस शादी में क्या सोनिया गांधी जाती है, क्या राहुल गांधी जाते हैं, या गांधी परिवार से कौन जाता है, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन ये लग्जरी अडानी नहीं ले सकते, क्योंकि जर्मनी में अडानी जी को मिलाने का प्रयास किया था एक बार सैम पिट्रोडा जी ने, ऐसी चर्चा है। जब राहुल जी को पता पड़ा तो राहुल जी ने सभी मीटिंगें कैंसिल करके जर्मनी से वापस आ गए और 6 महीने तक सैम पिट्रोडा वनवास पे थे। क्योंकि उद्योगपतियों की मजबूरी है बीजेपी के साथ रहना। यदि आप बीजेपी के साथ नहीं रहोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। लेकिन कुछ लोग बीजेपी के ही है जो इस देश के साथ नुकसान कर रहे, देश को लूट रहे, उनमें अडानी का नाम सबसे ऊपर है। इसलिए राहुल गांधी अडानी के खिलाफ जी बोलते हैं। मैं अशोक भाई चलते चलते एक इसलिए मेरा मन में था, मैंने कहा अभी अभी आ गया। आप कांग्रेस में बहुत से लोग कहते हैं कि ये स्लीपर सेल है। राहुल गांधी ने गुजरात में अपने कार्यकर्ता सम्मेलन में पब्लिक में उसने कहा कि इस हमारी कांग्रेस पार्टी में बहुत बारात के घोड़े हैं और कुछ रेस के घोड़े हैं। तो क्या ये भी, क्योंकि उनकी भाषा की वो मर्यादा रखते हैं, आप बेबाक होके बोलते हैं। लेकिन शायद नहीं, एक बात है। जब राहुल गांधी जी से हमारा वार्तालाप हो रहा था तो वो आप ही कोऑर्डिनेट कर रहे थे, आप ही बीच में थे। तब मैंने यही बात उनको कही तो उन्होंने एग्री किया कि आप सही कह रहे हैं। हाँ हाँ, वो हंस रहे थे। फिर हाँ, बिल्कुल आप सही। और उन्होंने ये कहा कि बहुत लोग हैं। फिर उन्होंने कहा कि किस टाइप के लोग हैं। उन्होंने मेरे से आगे जाके कहा कि किस टाइप के लोग हैं, जो सिर्फ सत्ता के लिए आते हैं, जो सत्ता से आदी हो जाते हैं, जो डरा के अपने दामाद को टिकट दिलवाने के लिए धमकी देते हैं। उन्हें कई मतलब कांग्रेस में स्लीपर सेल के कितने प्रकार है स्कीमें बताई, और हम हंस के लोटपोट हो रहे थे तब। तो हमने कहा भी कि आपको तो हमसे भी ज्यादा मालूम है। तो उन्होंने कहा क्या करूं, 2000 मतलब 1990 से ही पार्टी में कॉम्प्रोमाइजेस शुरू हो गए। तो कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो तो बिल्कुल है, और वो लड़ रहे हैं बारात के घोड़े और रेस के घोड़े। अरे भाई, उन्होंने जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब सुबह मॉर्निंग में फ्लैग होस्टिंग होते हैं तो उन्होंने एक बहुत ही हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस कोलसे पाटिल करके महाराष्ट्र के गए थे। तो बताइए आप, 80 प्लस है वो यंग आदमी, और वो तमिलनाडु से लेके पंजाब तक चला साथ में। तो उनको बड़ा ताज्जुब लगा कि इतने ओल्ड एज में दादाजी चल रहे हैं। तो उनसे बात वार्तालाप भी होती थी। तो उन्होंने कहा कि दादाजी टुमारो यू विल होस्ट द फ्लैग। बोले हाँ राहुल जी। वो कोलसे पाटिल सुबह सुबह अपने 5:30 बजे आके बैठ गए। जयराम रमेश भी वहां आए। बोले अरे आप आ गए? बोले हाँ, राहुल जी ने बोला था कि आज आपको फ्लैग होस्टिंग करना है। देखते देखते 200-250 का सुबह का कुनबा इकट्ठा हो गया जो फ्लैग होस्टिंग के लिए आता है। अब कोलसे पाटिल सीनियर आदमी, एक हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं, रिटायर्ड, वो पीछे खड़े हो गए। तो राहुल जी ने, जयराम रमेश ने कहा कि लेट्स डू द फ्लैग होस्टिंग एंड गेट गोइंग, वी विल गेट लेट हो जाएंगे हम। तो राहुल जी ने कहा नहीं, आई एम वेटिंग फॉर दादाजी। वो आ रहे थे, उनको आज करना है। तो बोले नहीं, ओल्ड मैन इज मस्ट बी स्लीपिंग, छोड़ दो उनको, वो नहीं है यहाँ पे। इतने में किसी ने उनमें से कहा कि नहीं ही इज ऑलरेडी देयर,
राहुल ने कहा देखो ही इज देयर, बुलाया। अब वो रिटायर्ड हाईकोर्ट का जज है, उसने पूरा वार्तालाप सुन लिया था। उन्हें फ्लैग होस्टिंग करने के बाद जयराम रमेश को पूछा, आप ऐसा कैसा झूठ बोल सकते हैं कि जब यहाँ मैं आप आए थे तो मैं ही था और आपने मुझे कहा आप आ गए? मैंने कहा हाँ राहुल जी ने बोला इसलिए आ गया। और आप राहुल जी को कैसा बोल सकते हैं कि मैं नहीं आया? तब राहुल जी ने इंटरवेन करते हुए कोलसे पाटिल के कंधे पे हाथ रख के वह कहा, दादाजी, नाउ एटलीस्ट रियलाइज with whom I am fighting. I am not fighting with the BJP. I am fighting with these people. ये ऐसा होगा मुझे पता है, ऐसे ही करेंगे, चलिए। And the shameless जयराम रमेश was just laughing. यह है तो राहुल गांधी को सब पता है, इसलिए वो आजकल खुल के बोलने वाले हैं। और एक दिन वो ये कहेंगे, आप वेट एंड वॉच, वो कहेंगे स्लीपर सेल है, कुछ कहेंगे ये दलाल है, तुम दलाल हो उस पार्टी की। इसमें ये राहुल गांधी को बोलना पड़ेगा और बोलेंगे राहुल जी, क्योंकि वो भी एक लिमिट तक झेल सकते हैं इन लोगों को। थैंक यू सो मच अशोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।